अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ न्यूरो एस्थेटिक्स। अब आप ये सोचोगे काफ़ी मुश्किल सा ये वर्ड है, मैं भी एग्री करती हूँ आपसे, ये थोड़ा सा मुश्किल सा वर्ड है। न्यूरो मीन्स दिमाग से ताल्लुक़ हो जिसका, एस्थेटिक्स का तो आपको पता है कि खूबसूरती और बदसूरती में फ़र्क करना। तो न्यूरो एस्थेटिक्स एक नई फ़ील्ड है, मतलब नई तो नहीं, थोड़ी सी है पुरानी, लेकिन उसमें जो काम चल रहा है वो नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन नंबर 2 सैडली अभी वो चल रहा है। इसके बारे में आप 100% चीज़ों के बारे में श्योर नहीं है, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसको देख लेते हैं ज़रा जल्दी से कि ये क्या करें। न्यूरो एस्थेटिक्स इज़ रिलेटिवली न्यू फील्ड विच लुक्स एट एस्थेटिक एक्सपीरियंस फ्रॉम अ साइंटिफिक एंगल। अब यहाँ साइंस और एस्थेटिक अप्रिसिएशन यानी खूबसूरती का की जजमेंट और साइंस दोनों इकट्ठे काम करें। साइंटिस्ट जो हैं जिनको आप न्यूरो एस्थेटिक्स साइंटिस्ट कहते हैं, वो ये समझने की कोशिश करें कि जब हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, जब हमें एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है या बदसूरत चीज़ भी देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें खूबसूरती या बदसूरती के बारे में कॉन्शियस करती है, जब हम वो चीज़ सेंस करते हैं, तो साइंटिफिकली हमारे अंदर क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर। वैसे तो देखें, हर एक हमेशा से हम समझने की कोशिश करते थे कि दिमाग क्या है, कि जब आप आर्ट करते हैं तो दिमाग के कौन-कौन से हिस्से एक्टिव होते हैं। हम जब इमोशनली हमें पसंद आती है कुछ चीज़, तो आपके दिमाग के कौन से हिस्से होते हैं। और फिर जब आपका दिमाग इमेजेस को या चीज़ों को प्रोसेस करता है, तो दिमाग में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चल रहा होता है, इसकी तो काफ़ी जानकारी और क्यूरोसिटी हमें पहले से थी। लेकिन अब थोड़ा-सा ज़्यादा एडवांस है। इट यूज़ेज़ दिस फील्ड, इट यूज़ेज़ न्यूरोसाइंस टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द एस्थेटिक एक्सपीरियंस एट द न्यूरोलॉजिकल लेवल। सीधी-सी बात है कि इस फील्ड का एक ही काम है कि जब हमें किसी चीज़ की खूबसूरती बदसूरती का पता चला, तो हमारा जो दिमाग है, उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। जो न्यूरोलॉजिकल लेवल है हमारा, इन चीज़ों को फ़ील करने का, वो क्या है, सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली इस चीज़ की स्टडी होती है। अब हमें इतना पता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा कि दिमाग के कौन-कौन से हिस्से एक्टिवेट होते हैं अगर हमें कोई खूबसूरत या बदसूरत चीज़ नज़र आए। खूबसूरत या न्यूट्रल यानी कोई आम सी चीज़ हो और खूबसूरत चीज़ हो, तो दिमाग के कौन-कौन से हिस्से होते हैं। ये आप अगर सर्च करें तो आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। अगली या न्यूट्रल, अगली या ब्यूटीफुल, कि हमें ये पता है कि किन-किन जगहों पे एक्टिवेशन ज़्यादा होती है। द टॉपिक अट्रैक्ट्स स्कॉलर फ्रॉम मैनी डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग न्यूरोसाइंटिस्ट्स। लेकिन अब मज़े की बात ये कि बजाय इसके कि सिर्फ साइंटिस्ट इस चीज़ को पढ़ें, एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे अलग-अलग प्रोफेशनल्स हैं जिनका ताल्लुक ब्यूटी से भी है और साइंस से भी है, वो मिल के इस चीज़ को स्टडी करें। मसलन न्यूरोसाइंटिस्ट उसको स्टडी करें, जो कि प्योरली दिमाग को पढ़ते हैं। दिमाग के प्रोसेसेस, कि दिमाग असल में काम क्या करता है, किस तरीके से मैसेज इधर से उधर जाते हैं, किस तरीके से केमिकल्स जो हैं वो आपके दिमाग को चेंज करती हैं, किस तरीके से कोई बरकी रो है या कोई और सिस्टम है जिसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस जाते हैं, ये न्यूरो साइंटिस्ट का काम है, वो ये करते हैं। और आर्ट हिस्टोरियंस भी इसमें इंटरेस्टेड है। आर्ट हिस्टोरियंस क्यों इंटरेस्टेड है? ये देखें, आर्ट हिस्टोरियन वो पर्सन होता है जिसको आर्ट का पता होता है और फिर वो उसकी बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री जानता है, और इस नॉलेज की बेस पे वो दूसरे लोगों को या वो किताबें लिखेगा या म्यूज़ियम टूर्स देगा या एजुकेट करेगा कि आर्ट में, किसी ख़ास आर्ट में क्या-क्या ख़ास बात है। तो आर्ट हिस्टोरियंस भी इसमें इंटरेस्टेड हैं और ये बहुत बड़ी फ़ील्ड है, क्योंकि आर्ट सारी दुनिया से, हर पीरियड से इतना ज़्यादा हमने जमा किया हुआ है और उसकी इतनी वैल्यू है कि अगर हम उसको समझें ना, तो फिर फ़ायदा क्या उसको जमा करने का। तो उसको समझाने के लिए जो प्रोफ़ेशनल होता है वो आर्ट हिस्टोरियन होता है। आर्टिस्ट भी इसमें इंटरेस्टेड है। एक सीधी-सी बात है, जब जब आप चीज़ बना रहे हैं, तो क्या आपको ये पता नहीं करना चाहिए कि ये आपके दिमाग में जाके करेगी क्या? अगर ये एडेड इल्म हमें हो जाए कि जो भी मैं बना रहा हूँ, वो इंसानी दिमाग में किस-किस तरीके से पहुँचेगा और वो क्या-क्या टच करेगा, तो ये इल्म भी आर्टिस्ट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। क्योंकि ज़ाहिर है, हम लोग जो उलूम होते हैं, जो नई नॉलेज हमें पता चलती है, उसी की बेस पे आप नया आर्ट बनाते हो और या उसकी शक्लें चेंज करते हो।
और इस ख़ास तौर पे आर्ट थेरेपिस्ट इसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं। आर्ट थेरेपिस्ट वो होते हैं जो कि लोगों के इमोशनल चीज़ों का, दिमागी चीज़ों का इलाज करते हैं आर्ट की प्रैक्टिसेस से। और साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड हैं। एक जहन की बात है कि उन्होंने साइकोलॉजिकली लोगों को स्टेबल बनाना है, उनके मसले समझने हैं और उनको चीज़ें ऐसे सजेस्ट करनी है कि मेंटली वो ज़्यादा बेहतर फील करें। Neuroaesthetic is a field of experimental science that investigates the human brain's perception and response to art. मज़ीद अगर इसको समझना चाहें तो ये कि वो हमारी कहना चाहिए एक्सपेरिमेंटल साइंस। अब इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस कह रहे हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मवाद ऐसा है जिसको आप डायरेक्टली को खोल के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के या किसी लैब में जाके इसको उसके बारे में डिडक्ट नहीं कर सकते कि इसमें क्या 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 कैसे कैसे काम कर रहा है, ये सामने नहीं पड़ा हुआ। दिमाग आप ज़िंदा होगा तो ये साइंस पता करेगी चीज़ों का, और दिमाग ज़िंदा होगा तो इसका मतलब है आप उसको टच नहीं कर सकते। तो ये जो न्यूरोस्थेटिक्स की चीज़ है, साइंस है, वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से चीज़ें पता चलती है। एक तो ये कि ब्रेन इमेजिंग किसी भी किस्म की बहुत तरह की है कि आप दिमाग काम कैसे कर रहे हैं उसको नोट करें, और दूसरा ये कि ज़िंदा इंसानों को आप ऐसे काम करने पे मजबूर करें जिसकी वजह से हमारी स्टडी में कि आर्ट का असर क्या होता है इस स्टडी में ज़िंदा इंसानों का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये समझिए कि फिर इस वजह से ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये साइंस जो है ये इन्वेस्टिगेट करती है कि दिमाग को जो परसेप्शन हुई, 2 चीज़ें, कि दिमाग को परसेप्शन होना और रिस्पॉन्स होना, कि दिमाग को एक चीज़ पहुँची, सेंस ऑफ स्मेल के ज़रिए, टच के ज़रिए, किसी भी सेंस के ज़रिए उसको समझ आई कि हाँ, मेरी स्किन के ऊपर एक मक्खी चल रही, कुछ चल रहा है। और फिर अ, उसका रिस्पॉन्स जो है आर्ट की तरफ, कि अब वो अब मक्खी चलना आर्ट नहीं है, लेकिन मक्खी चलना एक एस्थेटिक सेंसेशन ज़रूर है कि वो नापसंदीदा चीज़ है। और फिर आपका दिमाग जो है वो बिहेव कैसे करता है, या आम सेंसेशन पे कि जी अब मक्खी चल रही है, नापसंदीदा सी चीज़ है, तो आपका दिमाग उसके बारे में किस तरीके से ये डिसाइड करेगा कि ये पसंदीदा फीलिंग है या नापसंदीदा है, या जो ऑलरेडी बना हुआ आर्ट है, कोई फ़िल्म है, कोई म्यूज़िक है, कोई डांस है, कोई पेंटिंग है, उसको देखने के बाद आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है और उसके अंदर जो मैकेनिज़म्स हैं रिएक्शन के वो क्या हैं। मैकेनिज़्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही बेसिकली न्यूरोस्थेटिक्स की बात है कि खूबसूरत चीज़ के एक्सपीरियंस करना और खूबसूरत चीज़ के के बारे में रिएक्ट करना यानी रिस्पॉन्स करना, उस उसके दौरान आपके दिमाग के कौन-कौन से मैकेनिक्स, कौन-कौन से सिस्टम, कौन-कौन सी जगहें किस-किस तरीके से काम करती हैं। ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो न्यूरोस्थेटिक्स की फील्ड की है। It also tries to understand how some objects and scenes evoke an intense feeling, often of pleasure in humans. ये भी वो पता करना चाहते हैं कि कई दफ़ा कोई चीज़ें होती हैं या कोई लैंडस्केप होता है, कोई सीन होता है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त इंटेंस किस्म की खुशी इंसानों को देता है। क्यों देता है? कैसे देता है? असल में क्यों से ज़्यादा कैसे में ये लोग इंटरेस्टेड हैं। अब सिर्फ हम पौधों में खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है। पौधों को आप देखोगे भी तो भी आपको खुशी होगी। ग्रीन रंग बहुत खूबसूरत होता है, ताज़गी बड़ी प्यारी लगती है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्यों कोई पौधों में इस तरह खड़ा होगा? यानी ये भी एक स्पेशल चीज़ है कि हमारी कौन-सी सेंसेस क्या फ़ील करती हैं और दिमाग क्या माँगता है। ये बात ज़हन में रखें कि हमारी बॉडी वही करती है जो दिमाग कहता है। इसका मतलब है कि दिमाग को किसी तरीके से इस चीज़ का पता है कि हाँ, अगर आप इस तरह टच भी करेंगे, देखने सूंघने के अलावा टच भी करेंगे और अपने आप को दरख्तों का पार्ट बनाएँगे तो ये कोई हायर लेवल की खुशी होगी। तो ये पता करना कि दिमाग को कैसे ये पता है, ये पता करना कि दिमाग कैसे ऑर्डर करता है, और जब आपकी बॉडी ये सारी चीज़ें फ़ील कर रही होती है तो वो चीज़ें दिमाग तक कैसे पहुँचती हैं और फिर दिमाग का रिएक्शन क्या होता है। ये सारी की सारी न्यूरोस्थेटिक्स की स्टडी है। कोई भी खूबसूरत चीज़ जब आप एक्सपीरियंस करें, किसी वजह से भी, किसी किस्म की भी खूबसूरती या बदसूरती का एहसास कैसे होता है दिमाग के अंदर, वो मसला है न्यूरोसाइंटिस्ट का। द रिसेंटली डेवलप्ड फील्ड सीक्स अमंग अदर थिंग्स द न्यूरल कोरिलेशंस ऑफ एस्थेटिक जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। एक और थोड़ा सा एंगल है इसका।
कि बाकी चीज़ें तो ये देख ही रही है फील्ड, लेकिन ये भी देख रही है कि जो आपस के ताल्लुक हैं, जो न्यूरल ताल्लुक हैं, कि दिमागी राबते कैसे हैं इन दो चीज़ों के आपस में। ये दो चीज़ें क्या है? एस्थेटिक जजमेंट, कि हमारा डिसीजन कि ये चीज़ खूबसूरत है, ये नहीं है। और फिर क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप दिमाग से कोई ऐसा हल निकालें चीज़ का जो कि नया हो, किसी भी मामले में। खाने-पीने के मामले में, बच्चे आपसे बात करें, उसका जवाब आपको सोचना पड़ गया। कोई आपके सामने एकदम मसला आया और आपके पास टाइम नहीं है, आपने हल किया। आपके पास कोई चीज़ नहीं है और एक रीछ आपके पीछे पड़ गया, आपने उससे जान छुड़ानी है, लेकिन आप कैसे करेंगे? उसका अगर हल निकाल दिया, वो मतलब किसी किस्म के भी जब हल निकालते हैं, चाहे वो खूबसूरती से रिलेटेड हल हों या किसी और चीज़ के मुतालिक हल हों, उसको आप क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिविटी कहते हो। उसने कहा है कि इन 2 चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है, कि अगर आप खूबसूरती देख के फ़ैसला करें कि अच्छी है, ये बुरी है, और बार-बार देखें और आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा हो, तो क्या ये एक दोनों को असर करती हैं? मसलन आप कोई भी खूबसूरत चीज़ देखते हैं। अब ये बिल्डिंग ना सिर्फ़ खूबसूरत है, बल्कि इसके ऊपर ऐज का पतीना भी है, यानी ये थोड़ी पुरानी भी है। इसके अंदर बहुत ही तरह के डिज़ाइन्स हैं, बहुत ही तरह के मटीरियल्स हैं, यानी ये एक खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मुझे बहुत तरह की ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही है, बल्कि वो मुझे बहुत सारी चीज़ों पे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली सोचने पे भी मजबूर करेगी। इसका मतलब है कि कोई भी बहुत गुड क्वालिटी की खूबसूरत चीज़ आपको, आपके दिमाग को ट्रेन करती है एक ख़ास तरीके में। तो न्यूरोसाइंस स्टैटिस्टिशियन ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर आप कोई इस किस्म की कॉम्प्लेक्स चीज़ देखते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें बार-बार देखने की वजह से आपकी क्रिएटिविटी पे भी फ़र्क पड़ता है? क्या आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं? अगर आप हो जाते हैं, तो वो दिमाग में क्या प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से आप इस तरह की चीज़ें देख के ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं? अब देखिए, मैंने वो बिल्डिंग देखी, मुझे बहुत सारी और चीज़ें भी देखी, फिगरीन्स हैं, 2-2 हैं, ये एंगल पे लगा हुआ है, ये 2 पिलर्स आगे हैं, ये 2 पीछे हैं, ये एंगल पे चिपके हुए हैं। अब रंग हैं इनके, अलग-अलग मेहराबों की जोड़ियाँ हैं, ये एक पैटर्न है ज्योमेट्रिक। फिर इसमें नफ़ासतें हैं, इसमें कार्विंग है, इसमें शायद ये ग्रिल है, ऊपर इनकी पोज़ीशन है। मतलब ए मैं अगर ये डिटेल्स गिनना शुरू कर दूँ तो इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं, जो इस खूबसूरत चीज़ को देख के मेरे ज़हन में ना ना सिर्फ़ रजिस्टर होंगी, बल्कि वो मुझे सोचने पे भी मजबूर करेंगी, और मैं दोबारा कोई चीज़ देखूँगी, अगर कोई जोड़ी में मैं स्कल्पचर देखूँगी, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली दोबारा ये चीज़ याद आ जाएगी। तो क्या इसको देखने से मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई क्रिएटिविटी मेरी बेहतर हो रही है? मेरा ज़हन, ज़ाती तौर पे मेरा ज़हन ये कहता है कि डेफ़िनिटली बेहतर होती है। इसीलिए आप कहते हैं कि एक्सपोज़र है ना, इसीलिए आप ये कोर्स करें, ताकि बेहतरीन एग्ज़ाम्पल्स आपके पास जब बार-बार आएँ, तो आपको देख-देख के अच्छी चीज़ें देखने की, समझने की आदत भी पड़ जाए, और दूसरी बात है, वो जो डेटा आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, तो वो बाद में आपके क्रिएटिव प्रोसेस में भी काम आती है। इसी वजह से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ आर्ट पढ़ाया जाता है, वहाँ आर्ट थ्योरी और एक्सपोज़र और बहुत सारी और चीज़ें देखना लाज़मी करार देते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करती हैं। तो मेरा ये एक आम बंदे के लिहाज से मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि हाँ, ये चीज़ आपके क्रिएटिव प्रोसेस में हेल्प करती है, लेकिन ये न्यूरोसाइंटिस्ट ही मुझे बताएगा कि एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये बेहतर होती है। अब मुझे ये पता करने की क्या ज़रूरत है कि ये एक्चुअल क्या प्रोसेस है? इसलिए कि अगर मुझे प्रोसेस समझ आ जाएगी, तो मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से तस्वीरें देखूँगी, और ज़्यादा बेहतर तरीके से टूर्स पे जाऊँगी, और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकूँगी, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। अब ये दूसरी तरह की बिल्डिंग है, इसमें दूसरी तरह का आर्किटेक्चर है। अब इसमें भी बहुत डिटेल्स हैं, रंगों के कॉम्बिनेशंस हैं, फिर ब्राउन के अंदर कॉम्बिनेशंस हैं, फिर ज्योमेट्रिक है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, 2-2 की जोड़ियाँ, 3-3 की जोड़ियाँ, फिर ये सर्कुलर है, ये सीधे-सीधे हैं, ये पीछे आगे हैं, इनकी एक सर्टेन प्रोपोर्शन है, इनके रंग हैं, इनके डिज़ाइन सॉल्यूशंस हैं कि भई मेहराब अगर कहीं भी मेहराब उन्होंने बनानी है, तो मेहराबों के मसले होते हैं। मतलब अगर कोई भी आर्किटेक्ट या कोई आर्ट हिस्टोरियन इस बिल्डिंग को पढ़ना शुरू करेगा, तो उसको 2-3 हफ्ते लगेंगे इस बिल्डिंग की तमाम चीज़ें समझने में।
इस और बात ये कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है जो हम समझ रहे हैं, आपके दिमाग में स्टोर हो रही है। वो ना सिर्फ आपके दिमाग में स्टोर हो रही है बल्कि आपके दिमाग के और बहुत से हिस्से हिला-जुला भी रही है। और होगा ये कि उसके बाद जब मुझे कभी कोई मसला पड़ेगा जिसमें मैंने कोई ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी होगी, तो मेरी मेमोरी में ही ऑलरेडी ना सिर्फ बहुत सारी इससे एब्ज़ॉर्ब की हुई इन्फॉर्मेशंस होंगी, बल्कि मेरे दिमाग को पहले ही आदत पड़ी हुई होगी कि इसके अलग-अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने की, और मेरे दिमाग को ये समझ भी होगी कि अच्छा इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को क्यों जोड़ा था, क्योंकि मैंने इस चीज़ को, इस खूबसूरत चीज़ को समझा है। अब ये तो ऐसी चीज़ है कि जो खूबसूरत भी है और एक लिहाज से साइंटिफिक भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री, बहुत सारी फिज़िक्स, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। लेकिन खाली खूबसूरत चीज़ें देखने से भी आपके क्रिएटिव प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है। अब ये देखें, ये तीनों मिसालें कॉम्प्लेक्स ब्यूटीफुल चीज़ों की हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपको एजुकेट करती हैं, बशर्ते कि जिस उस्ताद से आप पढ़ें वो आपको उन उन चीज़ों को देखना सिखाए। उस्ताद का काम ये होता है कि हर चीज़, अब इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, उस्ताद का काम ये है कि हर चीज़ को खोल-खोल के अलग-अलग बयान करें ताकि आपको अलग-अलग भी इन सारे एलिमेंट्स की समझ आए, और फिर आपको समझ आए कि इन सब चीज़ों को जब कंबाइन करते हैं, एक लार्जर चीज़ बनती है, तो उसकी क्या खूबसूरती, क्या सिग्निफिकेंस, क्या मीनिंग और क्या रिचनेस उसकी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को बहुत गौर से देखूँगी, समझूँगी, और इसके प्रोसेसेस को समझूँगी और इसकी हिस्ट्री को समझूँगी, और ये सोचूँगी कि ये गोल चीज़ क्यों बनी है, इसका नीला रंग ऐसा क्यों आया है, इसके अंदर जो स्कल्पचर्स इन्होंने बंद किए हुए हैं या ये पेंटिंग है तो इस ये क्यों है। जब ये सारे क्यों, कैसे और कहाँ के जवाब मेरे पास आएँगे, तो यकीनी तौर पे आइंदा के लिए मेरा दिमाग ना सिर्फ तेज़ होगा, बल्कि मैं जल्दी भी सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट का मकसद इससे अलग है, वो ये है कि अच्छा दिमाग में कैसे ये चीज़ें पहुंच रही हैं, दिमाग में कैसे आपस में कनेक्शंस बन रहे हैं, दिमाग में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्योंकि हमें वो प्रोसेस समझ आएंगे तो हम उनको किसी और तरीके से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। Researchers say that deciding what is more or less beautiful, a form, a color, or move, is an ability that humans acquired after they became Homo sapiens from their ape ancestors. Researchers ने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि ये हमारे में खूबी कब आई कि खूबसूरत कम या ज़्यादा खूबसूरत में हम तफरीक कर सकें। ये तब आई है जब हम अ, अपने जो एप थे इंसेस्टर्स के, जो हम मंकी या बंदर या एप से हम बड़े होके डेवलप होके इवॉल्व होके इंसान बने, तो जिस पॉइंट पे आप आखिरी जानवर से इंसान पे आए हैं, तो उस वक्त आपने ये चीज़ सीखी है कि खूबसूरती में तफरीक करना। ये पॉइंट कि जब आप यहाँ से यहाँ तक थे तो शायद खूबसूरती आपका इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन जब आप फुली ग्रोन इंसान बने तब इस वक्त आपने ये चीज़, ये क्वालिटी एक्वायर करना शुरू की है कि हाँ, खूबसूरत भी कुछ होता है, बदसूरत भी कुछ होता है, कम ज़्यादा खूबसूरत भी होता है और क्यों होता है, और उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है। ये सारी चीज़ें हमें तब आई जब हम इस स्टेज पे पहुँचे। रंगों में तफरीक, रंगों में, अब हर एक के रंगों का मसला अलग है, लेकिन बात ये है कि हम बहुत कॉन्शियस हैं। हम रंगों के बारे में, खूबसूरती के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हम बारीकियों पे भी गौर करते हैं। हम अटेंशन दें या नहीं दें, बारीकियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और हम इस पे बड़े झगड़े भी करते हैं, बड़े बहस-ओ-मुबाहिसे भी करते हैं। Which means that experience of beauty or enjoyment of beauty is defining characteristics of humankind। ये भी कह सकते हैं कि हाँ, इंसानियत का एक बहुत बड़ी ख़ासियत कि जो जिसकी वजह से आप कहते हो आप इंसान हो, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी है कि खुशी एंजॉय करना, खूबसूरती एंजॉय करना, उसको पहचानना और उसकी तलाश में रहना, जो है वो बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसानियत का। हम हर वक्त हमें खूबसूरती का मसला पड़ा रहता है, हमें ना सिर्फ चाहिए बल्कि हम खुद भी बनना चाहते हैं। For researchers in the field, the big question is, how did our brains start identifying beautiful from not so beautiful? अब इस फील्ड के बड़े बड़े क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा सवाल उसका ये, जिसकी तरफ ये समझने की कोशिश करें बेतहाशा जोर लगा के, कि हमारे दिमाग ने किस वक्त ये फ़र्क करना शुरू किया था वो खूबसूरत चीज़ों और बस आम सी चीज़ों के बीच में, यानी जो चीज़ कोई ख़ास खूबसूरत नहीं है और जो खूबसूरत है,
उस उसके बीच में तफरीक हमारे दिमाग ने कब करना शुरू की थी। अब आज तो उसकी तफरीक बहुत मौजूद है। अब कोई कहे कि जी इस हेयर स्टाइल में क्या ख़राबी है जो इसको यहाँ से शेव करना पड़ गया, लेकिन हम सब करते हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने किसी तरीके से डिसाइड किया है कि यहाँ पे कलमों का और इस जगह पे बालों का गायब होके ऊपर की तरफ होना एक लिहाज से खूबसूरती की निशानी है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में, इंसान के दिमाग में कब होना शुरू हुई, न्यूरो साइंटिस्ट ये पता करना चाह रहे हैं। आज की तारीख ये है कि एक पर्सन के पास एक किसी लड़की का बैग खोलें तो उसमें ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो अपने आप को, जितने आप खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत बनाने की तगोदो में जब आप लगते हैं, तो ये आपका टूल बॉक्स है। एक लड़की बड़े आराम से ये चीज़ें इस्तेमाल करती है। ये क्यों हुआ और ये कब होना शुरू हुआ? कम कम खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है आपको ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हो, ये कम लग रहा हो, लेकिन ये क्या वजह है कि हम में से किसी को इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा और एक कम खूबसूरत लगता है? ये आखिर इंसान ने कब सोचना शुरू किया? सो दे कंबाइन प्रिंसिपल्स फ्रॉम, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कौन कौन सी फील्ड से असूल उठा के इस जगह पे न्यूरो साइंटिस्ट एस्थेटिक की फील्ड में लगा रहे हैं। परसेप्चुअल साइकोलॉजी के ऐसी साइकोलॉजी जिसमें ये समझ आए कि हाँ चीज़ें समझ कैसे आती हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो आपको बताती है कि हाँ जब आप इवॉल्व हो रहे थे तब आपकी जो खासियतें थीं, क्या वही खासियतें अभी चलती चली आ रही हैं और आप भूल गए हैं उनके बारे में, लेकिन आपकी जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, जिस तरह आपकी जीन्स काम करती हैं, वो उन्हीं असूलों पे काम करती हैं जिस ज़माने की आपकी एवोल्यूशन हुई है, कि आपको पता भी नहीं होता और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एवोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, और फिर ये भी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है कि दिमागी तौर पे कुछ लोगों में जो कमियाँ होती हैं कि अगर किसी को कोई ख़ास किस्म की चीज़ें समझ नहीं आती या उसकी सेंसेस में कमी है, तो वो पर्सन भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर वो कोई इंसान अगर रंग नहीं देख सकता, तो वो हमें आसानी होती है, मतलब साइंटिस्ट को आसानी होती है ये समझने की अच्छा दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो इसका बंद है या काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो रंग नहीं देख पा रहा। तो डेफिसिट्स वाली चीज़ें भी हेल्प करती हैं साइंटिस्ट को। एंड फंक्शनल ब्रेन अनाटमी, कि ब्रेन की अनाटमी, जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन फंक्शनल यानी जिस वक्त वो काम कर रहा होता है, अगर उस वक्त उसकी ऑब्जर्वेशन की जाए तो वो इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इन सारी चीज़ों में से के कॉम्बिनेशन से इस फील्ड का जो इंफॉर्मेशन और डेटा और रिसर्च है वो आती है। टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी मीनिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस ह्यूमंस, ताकि हमें ये समझ आए ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हैं, इसलिए कि एवोल्यूशनरी लेवल पे जिस वक्त आप बन रहे थे उस वक्त जो आपके असूल बन चुके हुए थे, खूबसूरत या ना खूबसूरत के, जब मैंने बताया कि एप से जब आप इंसान बने हैं तब आपने ये कुछ फ़र्क करना शुरू किया, तो हम ये भी पता करना चाहते हैं कि उस ज़माने में जो उसूल बन गए थे क्या आज भी वही चल रहे हैं? खूबसूरती के मामले में हम वैसे ही डिसाइड करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे एक फूल है, मक्खी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। फूल मक्खी को अट्रैक्ट करने के लिए बना हुआ है। क्योंकि मक्खी को बुलाएगा तो मक्खी उसमें से रस खाएगी और फिर उसमें से उसके पॉलन उठा के फर्टिलाइज़ेशन करेगी। यानी पौधे का इंटरेस्ट ये है कि मक्खियाँ उसके बीज जगह-जगह फैलाएँ। लेकिन हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं फूलों से? हमने तो शहद नहीं खाना, हमने तो उनके पॉलन नहीं फैलाने। तो कोई ऐसी चीज़ है कि आज के ज़माने में भी अगर आपको फूल बड़े सख्त पसंद आते हैं, आप उनकी तरफ जाते हो, उनको सूंघते हो, उनको देखते हो, उनको तोड़ते हो, अपने घर में सजाते हो, तो हो सकता है उसका कोई एवोल्यूशनरी लेवल पे भी कोई मतलब हो, और ये हम पता करना चाहते हैं। और ये न्यूरोएस्थेटिक्स की फील्ड ये पता करने की कोशिश करेंगे। Scientists have made many discoveries and understood many principles. An interesting one is following. ज़ाहिर है इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, बड़े से असूल समझें। एक असूल ऐसा है जिसको हम देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ वी लर्न टू अप्रिशिएट ब्यूटी, न्यूरो साइंटिस्ट लाइक वन अप्रोच। न्यूरो साइंटिस्ट ने एक तजर्बा, मतलब काफ़ी सारे तजर्बे किए जिसमें से एक तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने ये किया कि जो लोग आर्ट देख रहे होते हैं, आर्ट एग्जिबिशन या आर्ट गैलरी में जाके आर्ट देख रहे होते हैं, उनकी जो आँखें काम कर रही होती हैं, यानी उनके विज़न ऑर्गन्स, यानी आँखें जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो उन्होंने नोट करना शुरू किया। अब आँखें किस-किस तरफ कितनी देर कैसे देखती हैं, इसकी वजह से भी, क्योंकि हम दिमाग को तो नहीं देख सकते, तो आँखों की मूवमेंट और ड्यूरेशन
और जो आँख इन्फॉर्मेशन देती है उसकी वजह से उन्होंने, अब जैसे देखिए आर्ट गैलरी में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, अब जिस तरीके से ये बंदा अपनी आंखें इस्तेमाल कर रहा है, जितनी देर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, उठ के जाएगा उसके करीब देखेगा, या ज़्यादा देर के लिए देखेगा, घूर के देखेगा, या फिर इसको देख के फिर वाइट सरफेस की तरफ देखना शुरू कर देगा, या घूम फिर के बात करेगा, वापस आएगा। मकसद ये है कि जिस तरीके से आँख आर्ट की या किसी भी खूबसूरत चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं वो इसको बड़ी गौर से स्टडी करते हैं और ये उनका एक्सपेरिमेंट भी है। द मैकेनिक्स ऑफ विजुअल टेल अ लॉट। विजन जिस तरह मैकेनिक्स है उसकी, यानी जिस तरीके से विजन काम करती है उसके उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अभी देखें ये बड़ी कॉमन चीज़ है, मतलब मैं तो बहुत आर्ट गैलरीज में जाती हूँ दुनिया में बहुत जगह पे, तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं जो कि आर्ट को बड़े फ़र्क तरीके से देखते हैं। कई दफ़ा आपका दिल चाहता है कि आप बैठ के सिर्फ लोगों को ही देखें कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, उसी में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और न्यूरो साइंटिस्ट ने तो काम ही ये किया कि उन्होंने इन लोगों को ऑब्जर्व किया। अब वो कहीं और देख रही है, ये कहीं और देख रही है, हर एक का एक तरीका है। कई दफ़ा लोग बहुत कम देर के लिए एक चीज़ को देख के गुजर जाते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने देखा तो या उनको उससे खौफ आया कि नहीं ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगी तो छोड़ो इसको, या उनके लिए बड़ी आम सी चीज़ है, उन्होंने कहा ओके ठीक है फाइन चलो आगे चलो। तो इस तरह जब आप देखने की ड्यूरेशन और स्टाइल होता है उससे बहुत कुछ पता चलता है कि इस बंदे को समझ क्या आ रहा है। Scientists found out that there are certain patterns of vision, visual stimuli, and certain proportions or some horizontal and vertical lines that are stored in our brains from early times of our evolution. अब उनको पता क्या चला? उनको पता ही चला कि जिस वक्त हम evolve हो रहे थे, हमारा जो early time of evolution था, यानी जब हम इंसान बने थे ताज़ा ताज़ा, उस ज़माने की बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में, बहुत से असूल हमारे दिमाग में स्टोर्ड हैं। मसलन कुछ ख़ास प्रोपोर्शन होती है कि इतना वर्सेस इतना, यानी ये एक हिस्सा है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी ये जुमले जिससे लिखे हुए हैं ये 1 और 6 की प्रोपोर्शन है। तो कुछ प्रोपोर्शंस ऐसी हैं जो कि हमारे दिमाग में फ्रीज़ हुई हुई हैं, और कुछ वर्टिकल लाइन्स हैं, उनके वर्टिकल लाइन से ही नीचे से ऊपर जो लाइनें आती हैं उनके पैटर्न हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनों के पैटर्न हैं, कुछ पैटर्न हैं जो कि हमारे दिमाग में, सब इंसानों के दिमाग में स्टोर हुए हैं। और होता क्या है, जब हमारी आँख डिटेक्ट करती है, एकदम हमारी आँख पहचानती है उन पैटर्न्स को, तो मतलब उन पैटर्न्स को जब वो देखती है, मतलब ये नहीं कि वो पैटर्न कहीं बना होगा, लेकिन कोई चीज़ बनी होगी जो कि उस प्रोपोर्शन उस पैटर्न पे होगी, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, यानी जो दिमाग के सेंस करने वाले, कहना चाहिए अ, जो आपके दिमाग के सेंस करने वाले जो सेल्स हैं, आपके दिमाग के जो ख़ास तौर पे दिमाग के जो सेंस करने वाले सेल्स हैं, वो रिपीटेडली एक्टिवेट होते हैं, यानी उनमें एक छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, वो बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं। मसलन ये प्रोपोर्शन 1 टू 6 की प्रोपोर्शन अगर मैं दोबारा भी कहीं देखूँगी, और अगर इत्तेफाक से ये वही पैटर्न है जो मेरे दिमाग में एवोल्यूशन के ज़माने से चिपका हुआ है, तो जैसे ही मैं ये पैटर्न देखूँगी ना, मेरा मेरे जो न्यूरॉन्स हैं वो उसको पहचान के जल्दी-जल्दी ऐसे-ऐसे हिलेंगे। तो जहाँ और फिर अगर साइंटिस्ट ने ये मूवमेंट कैप्चर कर ली, अपने कोई फंक्शनल एमआरआई से या किसी और तरीके से जिसका मुझे नहीं पता, तो उनको पता चलेगा कि अच्छा इस तस्वीर में जो ये इस वक्त कुछ जो बंदा देख रहा है, या उसमें कोई प्रोपोर्शन की चीज़ है, या कोई रंग की चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे दिमाग के जो बहुत पुराने पैटर्न्स हैं उससे मैच करती है। तो समझें कि इस तरीके से वो दिमाग की गहराइयों के जो राज़ हैं, जो एवोल्यूशन के ज़माने से हमारे दिमाग में हैं, वो समझने की कोशिश करें। एंड व्हेन इवन टुडे व्हेन वी सी these patterns or proportions, because of the repeated activation from neuron carrying this information back to brain, we get a sense of pleasure। और होता यही है कि अब पहचान अच्छा वर्ड है ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब अब मैं मिसाल दे रही हूँ कि जब 1 टू 6 की जो प्रोपोर्शन मैं जहाँ भी देखूँगी तो मेरा दिमाग के वो न्यूरॉन्स हिल रहे हैं जल्दी-जल्दी क्योंकि पहचाने गए हैं। और दूसरा ये हुआ है कि उसकी वज़ह से मुझे एक सेंस ऑफ फ़ैमिलियरिटी भी हुई है और तसल्ली भी हुई है, खुशी भी हुई है कि हाँ, आई एम होम, कि मतलब हाँ, ये तो पहचानी हुई चीज़ है।
तो उसकी वजह से हो सकता है कि पहचाने हुए होने की वजह से, फ़ेमिलियर होने की वजह से हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर होती है, एक खुशी होती है। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे आप सफ़र करें, कोई 2-3 महीने आप दुनिया में 3-4 जगह जगह गए और उसके बाद आप अपने घर में आएँ तो एकदम आपको तसल्ली होती है, आपको बड़ी खुशी होती है, आपको समझ नहीं आता, हालाँकि घर से बोर होके ही आप निकले थे। लेकिन जब आप घर में वापस आते हैं तो चूँकि वो फ़ेमिलियर है, इसलिए आपको एकदम बड़ी खुशी, बड़ी तसल्ली, बड़ा सुकून मिलता है। तो मुझे लगता ये है कि इसी किस्म की खुशी आपको होती है ऐसी चीज़ें देख के जिसके पैटर्न आपके दिमाग में बहुत अरसे से फ्रोज़न है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इस कलर की भी हम बात करें, जिस जिस कलर में मैंने ये राइटिंग की है, मुझे यकीन करें नहीं पता कि मुझे ये कलर क्यों पसंद है। लेकिन मेरे दिमाग में कोई एक ऐसा मीटर फिक्स है कि जब मैं राइटिंग का कलर फिक्स करने लगती हूँ तो मैं इसी कलर पे आ जाती हूँ कि ये एक नीला पर्पल सा लेकिन ज़रा सा उसमें काला मिला हुआ और ज़रा सा ठंडा कलर है कि मुझे लगता है, लगता नहीं, मुझे पता है कि ये मेरी आँखों को ये रंग सुकून देता है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कलर क्यों पसंद है तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। लेकिन हो सकता है कि किसी न्यूरो एस्थेटिक्स के साइंटिस्ट के पास इसका जवाब हो और वो मुझे बता दे कि अच्छा इस वजह से आपको ये कलर पसंद है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आइडिया टू अंडरस्टैंड और इवन कॉम्प्रिहेंड। ज़ाहिर है ये आइडिया को इतना आसान नहीं है समझना, हर एक के लिए नहीं है। मुझे थोड़ा-सा आ गया समझ क्योंकि शायद इसलिए कि मैंने थोड़ा-सा पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन बहरहाल ये थोड़ा-सा मुश्किल आइडिया है। बट व्हेन वी स्टडी 9 लॉज़ ऑफ एस्थेटिक्स बाय अ फेमस न्यूरो एस्थेटिक साइंटिस्ट रामचंद्र, we will understand the neurological mechanism involved in us taking pleasure from watching such beautiful things। लेकिन आपकी ज़िंदगी यहाँ भी आसान हो गई है क्योंकि एक हिंदू इंडियन अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट है जिसने इस सारी चीज़ को स्टडी करके उसने 9 असूल निकाले हैं एस्थेटिक्स के, कि यानी खूबसूरती पहचानने के 9 असूल उसने निकाले हैं कि जिन 9 असूलों के ऊपर हमारा दिमाग काम करता है। कि वो अब आपको ये बताएगा कि अच्छा ये जो असूल है ये आपके दिमाग को इस वजह से पसंद है क्योंकि आपके दिमाग में इस तरीके से ये चीज़ चलती है और उसको मसला हल होता है और वो कहता है कि हाँ चूँकि मसला हल हो गया, दिमाग कहता है मसला हल हो गया इसलिए ये अच्छा है, खूबसूरत है और जितना अच्छा मसला हल होगा उतना खूबसूरत होगा। तो ये अब हम अगले लेसन्स में हम रामचंद्र के जो 9 असूल हैं एस्थेटिक्स के वो भी पढ़ लेंगे। थैंक यू।